देखिए, अगर हमने जैसे बात कर रहे थे किसके बारे में, लाइफ के रेफरेंस में, हुआ क्या गाइस कि अगर मानव के शरीर का या जीवन का अगर विश्लेषण किया जाए तो मुख्यतः हमारा शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। लेकिन इन 4 तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तब ऐसे में वैज्ञानिकों ने क्या किया गाइस, जीवन को परिभाषित करने के लिए ये थ्योरीज दी, जिसमें कहा गया कि लाइफ क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है बच्चे कोशिका विभाजन। अभी साइंटिस्टों ने जो इक्वेशंस दी है, ये डायरेक्ट यहां से प्रश्न आएंगे इसे। तो इक्वेशंस क्या थी कि भाई लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तो प्रश्न दे दिया जीवन को परिभाषित करती हुई कौन सी मतलब समीकरण वगैरह इस टाइप से हिंदी में दे दिया जाएगा क्वेश्चंस। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सेल डिवीजन ही क्या है, जीवन है। लेकिन ये जो परिभाषा एक्चुअल में ये अमान्य है। किस लिए? क्योंकि सेल जो डिवीजन है, ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस एक्चुअली वायरस यानी कि विषाणुओं पर फॉलो नहीं होती। एक बार फिर से समझ लेंगे, कोशिका विभाजन की क्रिया किन के अंदर नहीं होती है, विषाणुओं में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? रीजन उसका गाइस ये है क्योंकि इनके अंदर सेल नहीं होती। सेल का मतलब है कोशिका। अब यहां से आपने क्या सीखा सर, जितने भी वायरस होते हैं वायरस के अंदर क्या चीज नहीं पाई जाती है, सेल नहीं पाई जाती है। और जब सेल नहीं होगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए साइंटिस्टों के द्वारा दी गई जीवन की यह परिभाषा किस पे फॉलो नहीं हो रही थी, वायरस पे। इसीलिए परिभाषा क्या है, अमान्य है। उसके बाद में बच्चे लाइफ को परिभाषित करने के लिए 2009 में वेंकटरमन राधाकृष्णन ने क्या काम किया बच्चे, इन्होंने लाइफ को परिभाषित करने के लिए लाइफ की अलग से परिभाषा दी। इन्होंने कहा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस प्रोटीन सिंथेसिस। अगर यह है क्रिया जिसके अंदर भी ये प्रोसेस है तो वो उसमें क्या है, जीवन है। ये बात समझ लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस इसको हम आगे सीख लेंगे हिंदी वगैरह में, क्या इन सब के मीनिंग्स होते हैं एक्चुअल में, कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी हमारा बॉडी भी प्रोटीन का निर्माण वगैरह करता है, डिफरेंट। चलिए गाइस, तो ये परिभाषा क्या है, सही है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इक्वेशंस लाइफ को परिभाषित करती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू प्रोटीन सिंथेसिस। और ये परिभाषा सब पे फॉलो होती है। और ये किसने दी थी, वेंकटरमन ने 2009 में। ठीक गाइस, तो ये आपने यहां तक किसके रेफरेंस में देखा था, लाइफ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले देखिए मैं आपको एक सिंपल पॉइंट समझा देता हूं यहां से। वो पॉइंट गाइस ये है कि आपको मैंने पढ़ाया था प्रोटोप्लाज्मा। किसके बारे में पढ़ाया था गाइस, प्रोटोप्लाज्मा के बारे में। चलिए प्रोटोप्लाज्मा के बारे में समझ लेंगे। एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्मा के बारे में क्या स्टेटमेंट है समझ लीजिए। प्रोटोप्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं हम, जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। यानी कि ये जीव का क्या है, एक द्रव्य है। और इसी प्रोटोप्लाज्मा से क्या होता है बच्चों, किसका निर्माण होता है, सेल यानी कि कोशिका। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, टिश्यूज यानी कि ऊतकों का। और टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स यानी कि अंग। और अंगों से मिलकर बनता है शरीर। अब आप इस प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले चीज ये है कि जो ये लिक्विड है एक्चुअल में ये है क्या, ये प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, इसका क्या रोल है एक्चुअल में, रियल में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जान लीजिएगा इस कि जो आपका प्रोटोप्लाज्मा है, तो प्रोटोप्लाज्मा का जो नामकरण किया था तो बच्चे वो क्या था, पुरकिंजे ने। किसने किया, एक पुरकिंजे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1840 में इसका नाम रखा। किसका नाम रखा था,
चलिए, तो हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? तो गाइज हम यहां से बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्मा के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्मा, देखिए प्रोटोप्लाज्मा के बारे में भी क्या सीखा आपने? सर प्रोटोप्लाज्मा किसका निर्माण करता है? सेल यानी कि कोशिकाओं का। कोशिकाओं मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, ऊतक, ऊतकों से ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। यहां तक आपने सीखा। चलिए बेसिक पॉइंट, सबसे पहला अगर मैं बात करूं नामकरण, तो वो क्या था? पुरकिंजे ने। अब वो भी कब किया था? 1840 में। यानी कि पुरकिंजे नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसका नाम रखा है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्रव को प्रोटोप्लाज्मा नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने 1840 में। जबकि इनके रेफरेंस में एक साइंटिस्ट हैं हक्सले। क्या नाम है उनका? हक्सले। इन्होंने प्रोटोप्लाज्मा को फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कहा है। आपसे कभी भी मालूम किया जाए कि जीवन का यह, देखिए हमारे शरीर का या जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्मा, द फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट कॉल्ड इज प्रोटोप्लाज्मा, और दैट स्टेटमेंट्स गिवन बाय हक्सले। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। अगला स्टेटमेंट जान लीजिए। आप पूछेंगे सर ये प्रोटोप्लाज्मा होता क्या है? बात समझ में आ गई? तो चलिए ये भी जान लेते हैं प्रोटोप्लाज्मा एक्चुअल में है क्या। कोशिका के अंदर भरा समस्त पदार्थ, हमारी कोशिका में जितना भी पदार्थ भरा होता है उस सब पदार्थ को कहा जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्मा। आपका डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग, वो सब सेल में, और सेल जिसके अंदर सेल है वो जनरली किस चीज से क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है उसके अंदर। तो यानी कोशिका के अंदर भरे हुए सभी पदार्थ को मिलकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्मा क्या है? इसीलिए फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बात समझ लीजिए, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं। आपको ये लाइन को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इसका रूल बहुत आएगा बार बार। हमारे बॉडी के अंदर, आप एक बात सुन लीजिए, जो भी आप खाना खाते हैं, जितना भी जैसे उसका डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शंस होगा, वो सारी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं इंटरनल पार्ट में होती है, वो सब की सब क्रियाएं किसमें होती है? प्रोटोप्लाज्मा में। कई बार आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, प्रोटीन के बनने का काम सुना होगा, वो सब प्रोसेस जो कहां पे परफॉर्म होती है? प्रोटोप्लाज्मा के अंदर। आप नॉर्मल समझ लीजिए, शरीर में होने वाली जितनी भी आपकी देखिए बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, वो सब की सब कहां पर होती है? जीव द्रव्य में। बात समझ में आ गई यहां से? तो ये बेसिक फंडा था किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्मा के रेफरेंस में। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। गाइज आप सब कमेंट करके बताएं कि किस तरह की क्लास आपको लग रही है। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है? हाँ, कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स देखिए यहीं पे कमेंट करके मुझे बताएं सबसे पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको अभी भी लग रही हैं। कुछ बच्चों ने लैंग्वेज को लेकर कहा था कि सर जो आप जो वर्ड यूज़ करते हैं आप तो ज़्यादा इंग्लिश के हो जाते हैं क्या, वगैरह वगैरह। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है वो आप मुझे बताएं, देन आई विल सॉल्व इट। जैसे पहले मैं ग्रीन वर्ड यूज़ कर रहा था, बच्चों ने कहा, फिर मैंने वाइट वर्ड यूज़ किया है।
लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, साउंड की प्रॉब्लम थी, ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब मैंने कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं, दैट्स वाई। चलिए फिलहाल आपकी जो भी बात है वो मुझे ज़रूर बताएं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ से। चलिए तो बच्चों एक बात बताइए, बायोलॉजी का मतलब क्या निकल कर आया था? तो बायोलॉजी का मतलब था हमारे पास में कि स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स, यानी कि जीवन तथा जीवों का अध्ययन। देखिए जीव विज्ञान क्या है? जीवन तथा जीवों का अध्ययन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां से हमारे कितने प्रश्न राइज हुए थे? 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहां पे क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ये था कि जीवन क्या है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा यहां से ये है, लिविंग यानी कि सजीव, किसे कहते हैं? व्हाट इज द लिविंग, यानी कि सजीव क्या है? कहने का मतलब यहां से ये है कि आप ये बताएं, सपोज डस्टर है और मैं हूं, मैं सजीव हूं कि निर्जीव हूं? ये डस्टर सजीव है तो निर्जीव है। अगर ये निर्जीव है तो क्यों है? मैं सजीव हूं तो क्यों हूं? या फिर किसी भी चीज को आप किस आधार पर कहते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है? बात समझ में आ गई यहां से? तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, ये बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव धारियों के गुण। अर्थात कहने का मीनिंग यहां से यह है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में, सजीवों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके बेस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं ये चीज सजीव है या निर्जीव है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप सपोज दैट, आपको मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं। सपोज दैट एक वर्ड है ग्रोथ, हिंदी में वृद्धि, रेस्पिरेशन श्वसन, रिप्रोडक्शन यानी कि ये बना है गाइज आर और ये बना है मैंने ई, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, एट ऑल एबोव या फिर नन ऑफ दीज। चलिए इंग्लिश से नहीं डरना बिल्कुल भी, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा जिससे कि सब बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए गाइस, तो अब आपको यह देखना है कि साहब किसके बेस पे हम कह सकते हैं कि वो चीज सजीव है या निर्जीव है। क्या बात समझ में आ गई? तो अब उदाहरण के तो एक प्रश्न आया था, वही मैंने यहां से उठा लिया। हम किसको देखकर ये कहेंगे कि वो अगर ये चीज उसमें होगी तो वो सजीव होगा? जैसे मान लीजिए ग्रोथ है, अगर किसी के अंदर ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या वृद्धि निर्जीव में होती है कि सजीवों में होती है? अब आपके माइंड में आएगा। तो आप देखिए, सपोज दैट आप जब छोटे थे तो यहां रहे होंगे हाइट में, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, तो ये क्या है? ये वृद्धि है, ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ किस में हो रहा है? सजीवों में। यानी कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर जिस किसी में ग्रोथ होगी तो वो चीज कैसी होगी? सजीव होगी। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अब श्वसन मतलब सांस लेना। तो अब ऐसे तो है नहीं, ये डस्टर है, इसको जिंदा रहने के लिए भी क्या है? सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, आपका ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की? नहीं, जरूरी नहीं है। इसका मतलब इसके आधार पर भी क्या कह सकते हैं कि जिसमें भी रेस्पिरेशन होगा वो चीज कैसी होगी? वो आपका लिविंग्स होगा। उसके बाद में है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। प्रजनन आप जानते हैं, मान लीजिए कि कोई आपका प्रजनन में बेबी बोर्न करने वाली जो पावर है, तो ये भी किस में होती है गाइस? सजीवों में होती है। तो इसके आधार पर भी आप कह सकते हैं, यानी कि एट ऑल एबोव, ये इसका आंसर होना चाहिए। नन ऑफ दिस का मतलब ऊपर कोई नहीं। ठीक, अब आप एक बात सुने, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है?
कहानी में गाइस ट्विस्ट यहां से ये है कि जो लफ्ज मैंने यहां पर यूज किया ना, ग्रोथ, वृद्धि, आपने सुना होगा कि जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। इट इज माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अर्थात पहाड़ों के जो साइज या आकार कभी पहले हुआ करते थे वो उनसे बढ़ रहे हैं। या ये कह सकता हूं बच्चे में वृद्धि एक्चुअल में किसमें होती है, स्टोन, पत्थरों में भी वृद्धि होती है। पानी में पड़े हुए पत्थर समुद्र के अंदर बढ़ जाते हैं। यानी कि आप ग्रोथ के आधार पर यह डिफाइन नहीं कर सकते कि जिस चीज के अंदर ग्रोथ होगी वो चीज सजीव होगी या नहीं। इसका मतलब है हम इसके आधार पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आए यहां से? यानी कि वृद्धि जरूरी, देखिए वृद्धि जरूरी नहीं है कि वो सजीवों में हो या नहीं। अगर वृद्धि निर्जीव में भी होती, जैसे मैंने इसका उदाहरण क्या दिया, यानी कि इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते वो सामने वाली चीज सजीव होगी या निर्जीव जब तक उसको हमें नहीं पता होगा। रेस्पिरेशन आ जाइए, श्वसन, ठीक, श्वसन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, सजीवों में होगा। अब आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। बच्चों प्रजनन के आधार पर भी हम नहीं कह सकते वो चीज सजीव होगी या निर्जीव। जैसे मान लीजिए नॉर्मली किसी ने कहा कि अगर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज है जिसमें प्रजनन नहीं होता, क्या वो चीज सजीव है कि निर्जीव है? मेल में नहीं होता, पहली चीज। फीमेल में आ जाइए। अब फीमेल में भी कोई महिला ऐसी है जो अपनी, देखिए बेबी बोर्न करने की जो कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी क्या कर चुकी है, लॉस कर चुकी है, खो चुकी है किसी भी कारण। यानी कि मान लीजिए कोई बांझ है किसी भी कारण, आई डोंट नो, बट अब इसके बेस पर हम ये तो नहीं कह सकते ना वो आपका सजीव नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई महिला प्रजनन नहीं कर सकती तो क्या उसको सजीव नहीं माना जाएगा? तो रिप्रोडक्शन भी ये हाईली एकदम परफेक्टली नहीं कहा जा सकता एक्चुअली, एट ऑल एबव। लेकिन हां मैंने क्या कहा कि जिसमें होगा वो सजीव होगा, लेकिन अगर जिसमें नहीं हो रहा नहीं कह सकते कि ये सजीव है कि निर्जीव है। समझ में आई यहां से? उन्होंने कहा मान ली कोई ऐसी चीज है जिसमें प्रजनन नहीं होता, तो बांझ महिला है उसमें नहीं होता लेकिन है तो सजीव, ठीक। तो एट ऑल अबव नहीं लगा सकते थे इसका हम। तो अब हम इसीलिए ये खाली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं कि हमें वो चीज पढ़ना है। यहां से हम क्या चीज सीखने वाले हैं कि हाँ भाई कौन कौन सी चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ किसमें होती हैं, सजीवों में, राइट। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए अगर आप कुछ स्टूडेंट जो नीट की स्टडी कर रहे होंगे तो यहां से कुछ चीजों में जो आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें जैसे मान लीजिए सर श्वेसन वगैरह के भी अलग रूल्स वगैरह हैं, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं गया हूं इन सब के बारे में, वरना इन सब के लिए भी प्रिमिटिव अब आपका ऑर्गेनेटिव चीजें बदल जाएंगी। फिलहाल हमने केवल ये फंडामेंटल था अभी। चलिए तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 1। बच्चों पहला पॉइंट क्या अभी लिखा था ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों के गुण, वो क्वालिटी जिसके बेस पर आप क्या कह सकते हैं यह चीज सजीव है या नहीं। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी हिंदी हो जाएगी कोशिकीय संगठन। जिसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होगा वो चीज कैसी होगी, जिस ऐसे मान लीजिए जैसे एक्सेप्शनल में वायरस है, वायरस का नहीं है लेकिन है तो वो सजीव में, उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। मैंने ये कहा कि जिसका बॉडी में सेल पाई गई समझ लो वो लिविंग से। बात समझ में आ गई यहां से? तो देखिए यहां पे क्या कोशिका संगठन, जिसका भी शरीर, या इसको एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। चलिए अच्छी सी डायग्राम बनाता हूं, फिर बताएं मेरी पेंटिंग कमेंट्स में जरा कि पेंटिंग कैसी है मेरी। बढ़िया घर बनाया ना आपके लिए। चलिए गाइस तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में,
हाउस के बारे में। बच्चे जैसे आप, मैं यहां से कह रहा हूं कि जिस प्रकार कोई भी घर या कोई भी मकान किससे मिलकर बना होता है? ब्रिक से, ईंटों से। जिस प्रकार कोई भी घर किस चीज से मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बना है। उसी प्रकार मानव का शरीर या जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह पेड़ पौधे होते हैं, ये सब भी किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? सेल। यानी कि घर को बनाने के लिए जो घर की सबसे छोटी इकाई होती है, कि जिस प्रकार एक घर किससे मिलकर बना? ईंटों से, उसी प्रकार हमारा शरीर जो मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है गाइस? सेल यानी कि कोशिकाओं से। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मानव का शरीर किस चीज से मिलकर बना है, तो आपको याद रखने गाइस, मानव का शरीर मिलकर बना है किससे? कोशिकाओं से। इसीलिए कोशिकाओं को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत, ये समझिए, इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है। प्रश्न आ जाए आपसे कि जीवन की का आधारभूत क्या है, तो वो क्या है? एक सेल यानी कि कोशिका। जीवन की संरचनात्मक इकाई, फिर से समझेंगे, जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो भी क्या है? एक सेल। फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब हो जाएगा कार्यात्मक इकाई। तो हमारे शरीर की फंक्शनल यूनिट भी क्या होती है गाइस? सेल। यानी कि जो सेल, जो कोशिका है, कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है और आपका फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई है। हर एक कोशिका का अपना एक स्पेशल पर्टिकुलर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और इन्हीं कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे शरीर की संरचना होती है और हर एक कोशिका का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। जैसे आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सुना होगा, तो आरबीसी का काम अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का काम, तो ये हैं क्या? ये कोशिकाएं तो हैं, तो इन सब का काम भी क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है, हर एक का अपना अलग डिफरेंट काम है। तो यहां से आपने क्या सीख लिया कि जिस प्रकार सर एक घर ईंटों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। और कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, या ये भी कह सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। क्योंकि ये सेल हमारा क्या काम करती है बच्चों? सेल से बनते हैं क्या? आपने पढ़ा है टिश्यूज यानी कि ऊतक, और टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं बताइए? ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स यानी कि अंग, और अंगों से मिलकर बनता है क्या? बॉडी यानी कि शरीर। क्लियर गाइस? अब यहां से इसका मतलब क्या सीख गए आप? आपने ये सीख लिया कि जिसके अंदर भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो चीज 100% कैसी होगी? लिविंग्स यानी कि सजीव। अगर आपसे पूछेगा सजीव किसको कहेंगे? सर जिसके अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका संरचना होगी, कोशिका संगठन होगा, वो चीज 100% लिविंग्स होगी। तो पहली चीज आपसे ने यहां से ये सीखी। चलिए बात करेंगे किस पे हम? सेकंड चीज पे। अब सेकंड चीज में देखने को मिलेगा हमें एक नया पॉइंट, और उसका नाम है मेटाबॉलिक रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे इसको हम उपापचयी अभिक्रिया।
चलिए बात करें किसके रेफरेंस में, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मैं यहां से ये कह रहा हूं जिसके अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो चीज भी कैसी होगी गाइस, वो चीज भी आपकी होगी सजीव, क्योंकि ये प्रोसेस भी किसमें होती है, सजीवों में। चलिए आइए देखते हैं इसको भी हम कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेफरेंस में एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शन है क्या। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। आपने क्या सीखा यहां से कि हमारे शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, ये सब की सब क्या कहलाती हैं गाइस, ये होती है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आपने यहां से सीखा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, अभी भी सर समझ में नहीं आया यहां से। चलिए अगर मैं इसके रेफरेंस में फिर से एक बार और आपसे बात करूं तो इसका किस तरह से आप इसको सीखेंगे। आप ऐसे सीखो जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, खाना खाया हमने, खाने के बाद में फिर खाना क्या होता है, डाइजेशन होता है, पचता है। पचने का मतलब क्या है, भोजन हमारे शरीर में जाएगा, जाने के बाद भोजन के इंटरनल पार्ट में उसको तोड़ा जाएगा और भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो ये जो अलग करने की ये जो प्रोसेस हुई है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, जनरली हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं हमारा बॉडी करता है वो सब की सब क्या कहलाती हैं, इसीलिए मैंने लिखा ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए बायोकेमिकल रिएक्शंस क्यों कहा, केमिकल रिएक्शन तब जब किसी लैब में हो रही है या बाहर हो रही है, बायोकेमिकल जब वो हमारे शरीर के अंदर है, इसीलिए क्या वर्ड यूज किया मैंने इसके लिए, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया दोनों का मतलब सेम। अब बात करेंगे, अब बच्चे ऐसी जो क्रियाएं ना ये दो तरह की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, ये दो तरह की। चलिए इनको क्लासिफाइड करते हैं हम। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। आइए इसका वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। ओके, अब ये कितने टाइप्स की बता रहा हूं मैं यहां से, 2 टाइप्स की। कैटाबोलिज्म और एक होती है गाइस एनाबोलिज्म, यानी कि अपचय। वी हैव 2 काइंड्स ऑफ प्रोसेस। अब देखिए, अब यहां से क्या समझना, किस टाइप से समझना, ये समझ लीजिए। अगर किसी को यहां से नहीं समझ में आया तो वापस फोकस करके समझ लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में होने वाली जितनी भी प्रोसेस होती है उन सबको हमने क्या नाम दे दिया यहां पे, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं इनके बारे में और समझ लेंगे अच्छे से डीप में। इनको और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, तभी ये समझ में आएंगी। सर कोई क्रियाएं हैं जो शरीर में होती हैं लेकिन वो 2 तरह की है, एक आपका है कैटाबोलिज्म और एक है एनाबोलिज्म। जो कैटाबोलिज्म होती है ना, ये होती है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप यूं समझ लीजिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि बिग मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। ब्रेक का मतलब है टूटते हैं। किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल में। एक बार फिर से मैंने यहां से यह समझा रहा हूं, ये जो क्रिया है ये वाली क्या होता है, कैटाबोलिज्म रिएक्शन। तो कैटाबोलिज्म क्रिया में बिग मॉलिक्यूल यानी कि बड़े पार्ट या बड़े अणु,
तो गाइस बड़े अणु क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे अणुओं में, छोटे अणुओं में। और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। सर अभी भी समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बताया था। चलिए मैं वास्तव आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, भूल जाइए सबको। ऐसा मान लीजिए ये कोई बड़ा पार्ट है आपके पास में, इस क्रिया किसकी बात चली है, आपका कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म होता क्या है सर, कैटाबोलिज्म में कोई भी बड़ी चीज टूटेगी, ब्रेक होगी, टूटेगी किसमें गाइस, स्मॉल पार्ट में। आपने यहां से सीखा कि इसमें क्या होता है गाइस कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है कोई भी बड़ा चीज। सर ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, ऐसा समझ लीजिए आप खाना खाते हैं, जब आपने खाना खाया तो ये निवाला समझ लीजिए, एक आपने निवाला खाया, उसके बाद में वो आपका बॉडी में चला गया। फिर इस निवाले से क्या था, कार्बोहाइड्रेट अलग निकाल दिया गया, इससे फैट अलग हो गया, विटामिन अलग हो गए, मिनरल्स अलग हो गए। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा समझ ले कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, वसा को अलग कर दिया गया, विटामिन को अलग कर दिया गया, प्रोटीन उससे अलग निकल गई, यानी कि और जो बचा हुआ माल था, बेस्ट मटेरियल पोटी वगैरह, वो अलग हो गया, ऐसा समझ लेंगे। तो क्या हुआ गाइस, ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी बड़ा भाग टूटता है, कैसे भाग में, छोटे पार्ट्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन में ये टूट गया, और ये टूट के क्या बाहर हो गया, ऊर्जा तो हो गई, ये जो हमारे शरीर को चाहिए। तो उन्होंने यही तो कहा आपसे कि सर कैटाबोलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिग मॉलिक्यूल ब्रेक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल में, और एनर्जी, कौन सी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन, और ये एनर्जी क्या हो गई, बाहर निकल गई, इससे मुक्त हो गई। अंडरस्टैंड। चलिए, तो कैटाबोलिज्म प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिग मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में और एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा बाहर हो गई। एक काम तो अब ये ऊर्जा बाहर हो गई, अगला काम क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, याद रखेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। चलिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी इकाई, छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। इस प्रोसेस में जब ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है, इसी प्रोसेस के तहत कोशिकाओं में, कहां पर, कोशिकाओं में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। एक बार फिर से जान लेंगे सर, कैटाबोलिज्म प्रोसेस के द्वारा ही, किसके थ्रू ही क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, एटीपी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एटीपी के बारे में समझ लेंगे। सर एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार फिर से जान लेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसकी फुल फॉर्म है, एटीपी की। या अब सर ये एटीपी क्या है, समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा कोशिकाओं में एटीपी के रूप में संचित, यानी कि जमा, कलेक्ट, स्टोर होती है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ लेंगे, आप पहले आप भी समझ लीजिए जनरली। एटीपी क्या है अभी हमें नहीं पता, मान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म बता दिए, एडिनोसिन, देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब इसमें क्या कह रहा हूं मैं यहां से, जब ये प्रोसेस होती है तब कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, एटीपी में होता है, पता नहीं क्या एटीपी, फिलहाल ग्लूकोज बदल किस में गया, एटीपी में। और ये बदलता है कब है, जब ये प्रोसेस होती है। और एटीपी क्या करता है, तो जो एटीपी क्या काम करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी आपका जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सबको चलाने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं में आपका एटीपी कहां रहता है, सेल के अंदर। क्लियर हो गया यहां से। चलिए गाइस, अब आपसे एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं आपको ये रफ कर देता हूं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप यू डू इट। चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा गया उस पर आ जाएंगे। आपसे ये मालूम किया गया, प्रश्न ये था, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रश्न क्या मालूम किया गया गाइस आपसे कि सर रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या यह है, आपसे ऑप्शन में पूछा जाए, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अभिक्रिया, बायोकेमिकल है, आर का मतलब है रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, या फिर कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म रिएक्शन, या फिर एनाबोलिज्म। अब आपने ये बताना है, ठीक। यानी कि आपसे मालूम किया गया गाइस, क्या मालूम कर रहे हैं वो आपसे कि ये बताइए कि जो रेस्पिरेशन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपापचयी अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, या आपका देखिए हिंदी लिखा था उपचय क्रिया है, या फिर आपका एनाबोलिज्म अपचय क्रिया है। अब आप कैसे सीखेंगे, सर रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों के आदान प्रदान से ऊर्जा ग्रहण करना। अरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना वगैरह ये समझ लेंगे। तो जब आप सांस लेते हैं तो आप क्या काम करते हैं, सब गैसेस लेते हैं। सांस लेने में आप तक सुना होगा, हम जनरली ये बात कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस को रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो जान लीजिए। आप एक बात बताओ, इस एटमॉस्फेयर में यहां पर सब जगह यहां पे सारी गैसेस हैं, जब आप सांस लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग को हटाएंगे, नाइट्रोजन अलग को हटाएंगे, ऑर्गन, तब जाके केवल ऑक्सीजन लेंगे। बात समझ में आ गई, सारी गैसेस लेते हैं। यानी कि जब आपने सांस लिया तो देखिए आपकी सांस में क्या था कि उसमें नाइट्रोजन भी थी, उसमें ऑक्सीजन भी थी, उसके अंदर CO2 भी थी, ये समझ लीजिए। तो वही तो बड़ा मॉलिक्यूल आया कि नहीं आया यहां से, राइट, ये आया। उसके बाद में फिर ये कहां जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी में जब ये जाएगी कहां, लंग्स, फेफड़ों में। तो फेफड़े क्या काम करेंगे, यहां से ऑक्सीजन को उठा के ब्लड में मिला देंगे और इन चीजों को उठा के कहां फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे वापस। क्लियर हुआ यहां से। तो आपने क्या देखा, जब आपने सांस ली थी तो सारी गैसेस आई थी, एक बड़ा अणु आया था, और जब रेस्पिरेशन में इंटरनल में जाकर क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, टूट जाती, छोटे छोटे पार्ट्स में। यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल टूट गया छोटे पार्ट में, और ऑक्सीजन जो हमने ब्लड में मिला दिया, अर्थात एनर्जी क्या हो गई, मुक्त हो गई इससे। क्लियर हो गया यहां से। तो इसका मतलब ये कि रेस्पिरेशन कैसी क्रिया हो गई, सर रेस्पिरेशन ये वाली क्रिया हो गई। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए, चलिए तो मैं इसके उदाहरण जनरली आपको बता देता हूं, फिर अपने आप समझ लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्रिया किस प्रकार से है। तो उसके बाद में एक आपकी है, चलिए आप ये बताइए, डाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको पाचन क्रिया। ये कैसी क्रिया है ये बताना है आपने। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है। न्यूट्रिशन, पोषण। आप ये कमेंट करके बताइए तीनों का आंसर मुझे कि पाचन, उत्सर्जन और पोषण किस प्रकार की क्रिया है। कैटाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म है, या बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक्स। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब हम किसके रेफरेंस में बात करेंगे,
एनाबॉलिज्म के बारे में। बच्चे एनाबॉलिज्म एक्चुअली इसमें क्या होता है आपका, मैं देखिए डायरेक्टली इसमें समझा रहा हूं आपको। इसमें होता है बच्चों स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड होकर जुड़कर बड़े, आपका देखिए छोटे अणु जुड़कर क्या काम करते हैं, बिग मॉलिक्यूल बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और इस बार जो आपकी एनर्जी है यानी कि ऊर्जा, इस बार ऊर्जा क्या होती है बच्चों, यहां से एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ग्रहण। ऊर्जा क्या हो रही है इसमें, ग्रहण। ठीक, या आप यूं समझ लेंगे कि आपका स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड होकर क्या कर रहे हैं, बड़ा पार्ट बना रहे हैं, और जिससे ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, या ग्रहण की जा रही है। ठीक है गाइज, और इसका आपको उदाहरण मुझे बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए उदाहरण आप बताएंगे। मैं इसमें एक पॉइंट बता रहा हूं, इसी में याद रखेंगे आपको। नीचे लिखना है यहां से आपने, या आप नोट करके लिख लेंगे, मैं यहां बता देता हूं। वो पॉइंट गाइज यहां से ये है कि जब आपका देखिए एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेल में प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रोसेस के द्वारा कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य, अगर मेरी कंटिन्यू क्लास किसी ने देखी है तो वो इतना अंडरस्टैंड हो चुके हैं यहां तक कि कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मा का जो निर्माण है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है गाइस, तो याद रखेंगे एनाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा। और जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, उसमें कोशिकाओं में जो आपका ग्लूकोज था वो एटीपी में टूट रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड यहां तक। चलिए आगे देखते हैं गाइस। चलिए गाइस, तो आगे बात करते हैं। तो अभी देखिए हमने 2 पॉइंट्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर यदि किसी के अंदर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर कोई फॉलो करता हो तो वो बॉडी कैसी होगी, लिविंग्स होगी, यानी कि सजीव होगी। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमारे पास में देखिए मैं 3rd पॉइंट आपको बता रहा हूं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ्स। देखिए गाइस, खाद्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करना। आप एक बात बताएं, जैसे अभी मैंने यहां से कहा कि देखिए 3rd पॉइंट हमारे क्या है, यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी जिसके अंदर होगी गाइस वो भी क्या होगा, लिविंग्स होगा। कैसे कि आप बताइए खाद्य पदार्थों, देखिए एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ, खाद्य पदार्थों के द्वारा एनर्जी को ग्रहण करना, और ये भी कौन करता है, लिविंग्स, क्योंकि निर्जीव चीजों को तो खाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में नंबर 4, चलिए बात करेंगे गाइस किस पे, नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे बात कर रहा हूं मैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन में क्या होता है गाइस, एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज। चलो यहां समझते हैं। एक तो आपने देख लिया सर पोषण क्या होता है, कि पोषण का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग्स हैं वो सब पोषण की प्रोसेस होती है, उनमें खाद्य पदार्थों के द्वारा वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। 4 नंबर पे हम बात करें श्वसन की, यानी कि एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसीय
विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो गैसीय विनिमय के द्वारा भी क्या करना, एनर्जी ग्रहण करना। तो इसके आधार पर जनरली, अब ये अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो CO2 और रिलीज करते हैं, लाइक दैट इज O2 और CO2। जब हम सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, श्वसन वगैरह। तो ये जो प्रोसेस है, तो जनरली ये प्रोसेस भी किस में होती है गाइस, ये प्रोसेस भी होती है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, लिविंग्स में। यानी कि अगर यह प्रोसेस जिसके अंदर होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो सजीव है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेंगे, एक्सक्रीशन। नंबर 4 हो गया हमारा, चलिए 5 पे बात कर रहा हूं मैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है गाइस, टॉक्सिन्स, वेस्ट। किस किस की बात कर रहा हूं गाइस, देखिए टॉक्सिन या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। उदाहरण के तौर पे जैसे CO2 या यूरिक एसिड। तो यहां से मैंने आपने देखी, जनरली उत्सर्जन भी किस में होता है, अरे वेस्ट मटेरियल वगैरह ये सब बॉडी से बाहर निकालना, पोटी वगैरह, तो ये भी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ये भी गाइस लिविंग्स में होता है। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आप क्या देखेंगे, जैसे एक होता है बच्चे मोशन, एक होता है लोकोमोशन। तो मोशन और लोकोमोशन की प्रोसेस भी सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, नंबर 6 आया होगा शायद, मोशन और लोकोमोशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे गाइस, ये लफ्ज ध्यान रखेंगे। चलिए, मोशन का मतलब, और देखिए लोकोमोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब यहां से है कि एक स्थान पर हिलना डुलना। तो ये भी कौन करते हैं, ये आपके प्लांट्स भी करते हैं, प्लस एनिमल। और मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स, मानव भी किसके अंतर्गत आता है, एनिमल्स में। तो एक स्थान पर हिलना डुलना, ऐसा तो है नहीं कि जो बोर्ड अपने आप हिलेगा, ये नहीं हिल सकता है वगैरह, लेकिन ह्यूमन बींग्स हिल सकते हैं, प्लांट्स हिल सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब यहां से ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहां पर हूं, मैं चाहूंगा तो चल के यहां पर भी आ सकता हूं, तो ये प्रोसेस भी किसमें, तो ये जनरली कौन फॉलो करते हैं, एनिमल्स करते हैं इसको। तो इसका मतलब यहां से ये है कि मोशन और लोकोमोशन की क्रिया जिसके अंदर होगी तो वो भी क्या होगा गाइस, लिविंग्स होगा, यानी कि सजीव होगा। तो यहां तक हम देख चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है गाइस यहां से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रेस्पॉन्सिवनेस। प्रतिक्रियाशीलता, इसका मतलब जान लीजिए। इसका मतलब क्या होता है गाइस, के देखिए रेस्पॉन्सिवनेस का इसका मतलब ये है कि रिएक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट, रिएक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट। इसका मतलब अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे तो जनरल समझ लीजिए, एनवायरनमेंट के विपरीत जाके कोई भी क्रिया करनी, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पॉन्सिवनेस। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, AC या फैन चला सकता हूँ, राइट। तो चीज़ याद रखेंगे कि मैंने क्या किया, सपोजेट
एसी चलाया या फैन ऑन किया, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का, गर्मी का है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाकर कोई रिएक्शन की, क्या किया, मान लीजिए गर्मी लग रही थी, आपने फैन ऑन कर दिया। तो इसी क्रिया को, और ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, लिविंग्स, यानी कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो रिएक्शन करेगा वो केवल और कौन कर सकता है, लिविंग्स करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पॉन्सिवनेस के प्रतिक्रियाशीलता। तो ये भी किसको डिफाइन करता है, लिविंग्स को डिफाइन करता है। फिर आता है गाइस हमारे पास में एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। चलिए अनुकूलन को समझते हैं बच्चे। अनुकूलन का मतलब ये है चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को बदलना। ठीक है गाइस, यानी कि चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये देखा हमने, इसका मतलब क्या है, इसका इस लाइन का मतलब यहां से है कि चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए यहां पर अभी बहुत गर्मी है, सपोज दैट मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी आदत डाल रहा हूं गर्मी में रहने की। बात समझ में आ गई। इसी मेरी जो मैंने ये काम किया, अपने आप को यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, ढाल लिया। इसी क्रिया को कहा जाता है एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। और याद रखेंगे एडेप्टेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है टोर्टोइस, कछुए की। किसकी होती है गाइस, कछुए की। इसी कारण उसकी जो एज होती है वो 200 से लेकर 300 ईयर्स। कछुआ अगर चाहे तो वो 200 से 300 साल तक जी सकता है। किसकी वजह से, एडेप्टेशन पावर। तो अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एडेप्टेशन पावर किसकी है एनिमल्स में, टोर्टोइस की है। अगर यदि मैं बात करूंगा इस प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में आता है आपका पीपल। पीपल की एडेप्टेशन भी काफी ज्यादा होती है, इसी कारण वो कितने साल तक जी सकता है, 200 ईयर्स तक जी सकता है। पीपल के बाद में बच्चे एक प्लांट्स का नाम आता है साइकस। साइकस की एडेप्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपका 500 से लेकर 1000 ईयर, कितने साल तक जिंदा रह सकता है गाइज, ये आपका रह सकता है 500 से लेकर। फिर सबसे ज्यादा इनमें आती है सिकोया। किसकी गाइज, सिकोया की। और वो आपका 800 से लेकर 1500 ईयर्स तक। ये प्लांट्स है सब, ये सब पौधे हैं गाइस, और इनकी एडेप्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये इतने साल तक क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास में, और लास्ट पॉइंट है इसका, चलिए उसको जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। प्रजनन भी जिसमें होगा वो भी क्या कहलाया जाएगा, लिविंग्स। यानी कि प्रजनन का मतलब क्या होता है गाइस, लिविंग्स के द्वारा अपने ही जैसे लिविंग्स उत्पन्न करना। यानी कि अपने ही जैसे, देखिए लिविंग्स के द्वारा अपने ही जैसे लिविंग्स को उत्पन्न करने की क्रिया को हम रिप्रोडक्शंस कहते हैं, और ये क्रिया भी किसमें होती है गाइस, लिविंग्स के अंदर होती है। यानी कि ये भी डिफाइन करेगा कि ये प्रोसेस जिसमें हो रही है वो कैसा है, लिविंग्स है। तो आज की क्लास के बारे में जो भी आप सबके कमेंट्स हों, वो सारे कमेंट्स मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। सेशन क्या समझ में आ रहे हैं, क्या इसको आगे मैं कंटिन्यू रखूँ, जो आपकी प्रॉब्लम्स है। अब आपके कमेंट्स के बाद में नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं सोचूंगा। पहले आपके सारे कमेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स जो इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो सब मुझे कमेंट्स करें गाइस।
ठीक है, बाकी आप बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओके बाय, टेक केयर।